Okay, my dear students, now we are going to revise risk and return chapter. ये सिर्फ CMA स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रखें, CMA ओनली. क्या लिखा मैंने? CMA ओनली. CMA वालों के लिए एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है जिसका नाम है रिस्क एंड रिटर्न. ओके, तो रिटर्न कैलकुलेशन है, उसमें रिस्क कैलकुलेशन है और कंपैरिजन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न का कैलकुलेशन है. तो रिटर्न रिलेटेड वहां पर 5 तरह का रिटर्न बताया हुआ है. एक हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम एक्स पोस्ट रिटर्न भी कहते हैं, और ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है. इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए आप 2 पार्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड. कैपिटल ग्रोथ होता है कितना में खरीदा, कितना में बेचा, उसका परसेंटेज ग्रोथ, और डिविडेंड यील्ड होता है कितना डिविडेंड मिला डिवाइड बाय परचेज कॉस्ट करके डिविडेंड यील्ड आएगा. और होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है दोनों को जोड़ देना है. अब मान लीजिए ये पूरा सेल परचेज जो था वो 3 महीने में ख़त्म हो गया, तो ये पीरियोडिक रिटर्न कहलाएगा. उसको एनुअलाइज करना है. इसको एनुअलाइज करने के लिए हमें क्या करना है? जो भी पीरियोडिक आया उसको 365 से मल्टीप्लाई करके जितना डेज में वो रिटर्न आया उससे डिवाइड करना है. और अगर बहुत सारा ईयर्स का इस तरह से होल्डिंग पीरियड आ रहा है तो उसका एवरेज भी करना पड़ सकता है. जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमने शेयर परचेज किया मान लीजिए 100 रुपीज़ में, और हमने 1 साल बाद उसको बेच दिया मान लीजिए 125 रुपीज़ में, ये परचेज कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है या सेल वैल्यू है, और 1 साल में हमें डिविडेंड भी मिला था, वो मिला 10 रुपीज़. तो इससे अगर हमको होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वो होगा 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल ग्रोथ. प्लस डिविडेंड यील्ड करना है तो मैं क्या करूँगा? प्लस डिविडेंड का 10 डिवाइड बाई परचेज कॉस्ट 100. तो ये है डिविडेंड यील्ड. तो आपका ये 1 साल का ही आ गया बिकॉज यहाँ पे 1 साल बाद का दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा. इसको आप जोड़ लोगे तो अगर आपका ये मान लो दिया होता कि 2 महीने बाद का है तो जो आंसर आता फिर वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ 2 मंथ्स आता, तो उसको एनुअल रेट निकालने के लिए इंटू 12/2 करना पड़ता. क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस ब्रिगेडियर. इज दिस क्लियर? यस ब्रिगेडियर. तो ये आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने का सिस्टम रहा. होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने का ये सिस्टम रहा. अब सब्सिक्वेंटली अगर ऐसा मान लो P1 P0 का है, फिर P2 P1 का है, फिर P3 P2 का है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको हर ईयर का अलग अलग निकालना है, तो निकाल के फिर आपको एवरेज करने बोल सकता है. तो हर ईयर का अलग अलग निकाल के आप एवरेज करोगे तो समेशन HPR/N करोगे. आप इसको 2 पार्ट में अलग अलग दिखाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है. आप कंबाइन करके एक बार में भी दिखा सकते हो, यानी 125 माइनस 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है? ये हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है. एक्स पोस्ट, इसका मतलब है कि ये हम लोग कमाए हैं उसके बाद निकाल रहे हैं. फिर एक होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये एक्स आंते होता है. एक्स आंते मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोच रहे कि क्या रिटर्न आ सकता है. तो वो कैसे आता है? समेशन P और X. समेशन P और X मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि एक आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी क्या तो 20% रिटर्न देगा, या तो 25 देगा, या तो 30 देगा. अब 20 देने का चांस है 20%, 25 देने का चांस है 50%, और 30% देने का चांस है 30%. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? तो आंसर होगा समेशन PX, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, यानी एक्स इज द रिटर्न. तो रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे. फिर नेक्स्ट क्या है? CAPM रिटर्न. CAPM रिटर्न कैसे आता है? ये CAPM तो आप ऑलरेडी KE में कर चुके हो, वही है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं. फिर CAGR भी आप KE में कर चुके थे. गॉर्डन्स मॉडल में आपको ग्रोथ निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपको एक मान लो ईयर 1 का और एक ईयर 7 का ऐसा कुछ आपको अर्निंग्स का वैल्यू दे दिया है कि यहाँ पे ये अर्निंग्स है, यहाँ पे ये अर्निंग्स है, तो आप दोनों अर्निंग्स से अर्निंग्स का ग्रोथ रेट निकाल रहे थे. तो उसी तरह से आप सोचो यहाँ पर CAGR निकालोगे तो प्राइस से निकालोगे. ठीक है, प्राइस का फ्यूचर वैल्यू और प्राइस का
प्रेजेंट वैल्यू लोगे, अज्यूमिंग कि देयर इज नो डिविडेंड। जब हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या अज्यूम करते हैं, नो डिविडेंड, तभी CAGR आता है। CAGR क्या अज्यूम करता है, नो डिविडेंड। क्या बोलेंगे हम, अज्यूम नो डिविडेंड। फिर IRR तो आपको आता ही है, ये इंटरपोलेशन से सॉल्व होता है, और कैपिटल बजटिंग में आपने सीखे ये एक ऐसा रेट है जहां पर जो भी हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। तो उसकी जगह अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बोलेंगे। आप यहाँ पे कैश इनफ्लोज बोलेंगे। अगर यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे कैश इनफ्लो बोलना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल रहे तो। ठीक है, आउटफ्लो तब बोलना जब इधर इनफ्लो हो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब इन्वेस्टमेंट है तो राइट साइड में इनफ्लो होगा। तो IRR नहीं सीखना है, CAGR भी सीखने का दरकार नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, बस दो प्राइस का ईयर वाइज वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो बस इक्वेशन में बैठाओगे। CAPM आता ही है, एक्स आनते बहुत ईजी है, हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न खाली सीख लिया। और नेक्स्ट पढ़ाई है इसमें रिस्क का। रिस्क निकालने के लिए हम लोग वेरिएंस और SD से रिस्क निकालते हैं। पहला एक तरीका है वेरिएंस और SD वाला तरीका। तो वेरिएंस से जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल रिटर्न, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर करके सम करके बाई n करते हैं, और SD करते हैं रूट ओवर वेरिएंस करके। अब ये कैसे होता है अगर आपको याद हो तो मैं जस्ट एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि SD कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे आपको ईयर वाइज अगर 3 वैल्यू दे दिए, मान लो ईयर 1 2 3 में हम लोगों का सिक्योरिटी से जो रिटर्न आने का बात है, ये रिटर्न है 20%, 30%, 35%। ठीक है, तो इसका पहले एवरेज निकाल लिया जाएगा। एक तरह से 20, 30, 35 क्या पता है, 20, 30, 35 एक तरह से HPR ही होता है। नॉर्मली HPR होता है, बट HPR भी हो सकता है या समेशन PX भी हो सकता है। समेशन PX करके आया, समेशन PX करके आया, समेशन PX करके आया, मतलब एक्सपोस्ट भी हो सकता है, एक्सांते भी हो सकता है। नॉर्मली HPR होता है, बट एक्सपोस्ट एक्सांते कोई भी हो सकता है। तो इसका एवरेज करोगे कितना आएगा, आप देखो, दिनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, कितना आता है, 35 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 करे तो 28.33 आया। अब अपने को क्या करना है, जो एक्चुअल रिटर्न है माइनस करना है एवरेज रिटर्न, फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 20% माइनस 28.33% इंटू स्क्वायर करके करोगे तो यार है 69.3899 या 39। फिर 30 माइनस 28.33 इंटू इक्वल टू करोगे, यार है 22.79। ठीक है, 69.39 2.79। फिर क्या है 35 माइनस 28.33 इंटू इक्वल टू करोगे 44.49 प्लस 2.79 प्लस 69.39 116.67। ठीक है, अब इससे आपको रूट करके आंसर निकालना है, वो आएगा 10.80। ये जो आया, चाहे इसको रूट नहीं करना, रुको, ये जो आया ये सम आ गया। अब वेरिएंस आएगा तो कैसे आएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू 116.67 डिवाइडेड बाई 3। मैंने क्या लिखा है, ये देखो, समेशन एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर बाई n, उसका एवरेज भी करना है, बाई n करना है। तो ये आया 116.67 डिवाइडेड बाई 3 करके 38.89। और अब SD होता है इसका रूट कर देंगे तो आएगा 6.24, वो आ रहा है रूट ओवर 38.89 करके। ठीक है, 6.24 इज द आंसर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिटर्न जो आप सोच रहे 20, 30, 35, शायद ये 6.24 ऊपर नीचे हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये शायद ये 6.24 का लॉस दे सकता है, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे कम आ सकता है। अब इसमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, वेरिएंस का 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला विद प्रोबेबिलिटी वाला होता है, एक विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला होता है। ये जो है विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला है, ठीक है, और एक विथ प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला भी होता है।
तो विथ प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला होने से वो क्या होता है, समेशन P इंटू फिर एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर। बेसिकली अपने बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर। एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर। समझ गए? थोड़ा डॉक्टर जैसा हैंडराइटिंग हो रहा है क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बट आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, ये कब यूज करना है, जब हम लोगों का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब क्या होता है, बस जो भी आंसर आया अभी होल स्क्वायर का, ये जैसे होल स्क्वायर का आंसर आया ना, इस आंसर को इनटू गिवन प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में कोई प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होगा तो ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो वही वेरिएंस कहलाएगा। तो डिवाइड बाई n नहीं करना होता है, जब इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं तो डिवाइड बाई n नहीं करते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होता है तो डिवाइड बाई n कर लेते हैं, जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ वो, और SD जैसे आता है वही आएगा, रूट ओवर वेरिएंस। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर एक और है रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बीटा। तो बीटा भी आप लोग ऐसे पढ़े हैं, बट वहाँ पर जब था बीटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तब बताया था सिर्फ कि बीटा दिया होता है। अभी बीटा निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? बीटा इज बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटीज रिटर्न व्हेन मार्केट रिटर्न चेंजेस। सो मार्केट में अगर 10% था और हमारा मान लो उस समय सिक्योरिटी का 12% था, और मार्केट में 10 से 15 हो गया, तो सिक्योरिटी में क्या हो सकता है वो बीटा बताता है कि मार्केट रिटर्न अगर चेंज हुआ तो सिक्योरिटी में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो बीटा इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट चेंज ऑफ मार्केट रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट रिटर्न, दैट इज द बीटा। तो नीचे में मार्केट रिटर्न है ना, तो कैसे बोलते हैं इसको, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट रिटर्न, ऐसे बोलते हैं। मार्केट के चेंज के हिसाब से हमारे में क्या चेंज आएगा। तो अगर मार्केट में 5% का चेंज आया तो हमारे में मान लो 8% का चेंज आएगा, तो हमारा बीटा होगा 8/5 यानी 1.6 टाइम्स। अगर बीटा 1.6 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में 1% चेंज होगा तो हमारे यहाँ पे 1.6% चेंज होगा, हमारे यहाँ पे 1.6% चेंज हो जाएगा अगर मार्केट में 1% चेंज होगा। तो बीटा निकालने का दूसरा तरीका क्या है, ये है RSM इंटू सिग्मा एस बाई सिग्मा एम। व्हाट इज RSM? R इज योर कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। व्हाट इज R? कोरिलेशन। R क्या है? कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। एंड सिग्मा एस क्या है? सिग्मा एस है SD ऑफ सिक्योरिटी, सिग्मा एम क्या है? SD ऑफ मार्केट। अब ये तीनों वैल्यू आपको दिया होगा तभी आप कर सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट। कॉव मतलब क्या है? कोवेरियंस। ये कोवेरियंस दिया होगा तब करेंगे। कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, क्वेश्चन में कोवेरियंस दिया हुआ होता है कभी कभी, तो उस समय डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस का डिवाइडेड बाय मार्केट SD का स्क्वायर, यानी डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस है। नीचे में देखना सिग्मा एम स्क्वायर है, ऊपर में सिग्मा एम है। RSM के साथ सिग्मा S बाय सिग्मा एम है। ध्यान रखना बेस में हमेशा मार्केट है, बीटा के बेस में हमेशा मार्केट है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, वैसे बीटा को बेस में मार्केट पसंद है। तो बीटा के बेस में हमेशा मार्केट है, परसेंटेज चेंज मार्केट रिटर्न बेस में है, फिर नीचे में सिग्मा एम बेस में है, फिर सिग्मा एम स्क्वायर बेस में। जब कोवेरियंस है तो कोवेरियंस मतलब समझो ऐसे याद रखो, कोवेरियंस मतलब दो वेरियंस, मतलब दोनों का वेरियंस है, S और M का दोनों का वेरियंस है। कोवेरियंस है तो कोवेरियंस यानी ऊपर में 2 है बोल के नीचे में मार्केट में 2 होना पड़ा। मार्केट में भी इसलिए 2 बार SD आ गया, 2 बार SD आ गया इसलिए स्क्वायर हो गया। ऐसे कुछ याद रखने का टेक्निक बना सकते हैं आप, बट आपको ये याद होने से ही सम होगा। गिवन वैल्यूज होना चाहिए। फाइनल में आओगे ना तो फाइनल के क्लासेस में ये सब भी निकालना सिखाया जाएगा। RSM, कोवेरियंस, सिग्मा S, सिग्मा M सब निकालना सिखाया जाएगा। अभी आपके लिए सब वैल्यूज गिवन होगा, आप बस वैल्यू बैठाओगे, बीटा निकालोगे। जिस कंपनी में बीटा ज़्यादा है उस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, SD इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर टोटल रिस्क, बीटा इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क। तो एक कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट रिस्क के अलावा और भी डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं, सबको कैप्चर करता है SD। ठीक है, और बीटा इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ओनली द मार्केट रिस्क।
गॉट इट। अब रिस्क और रिटर्न को साथ में स्टडी किया जाता है टू कंपेयर बिटवीन द सिक्योरिटीज। एंड हाउ डू यू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई रख दिया गया है ना, इसमें रिटर्न आ रहा है 10%, इसमें भी रिटर्न आ रहा है 10%। तो अब आप कैसे चूज करोगे कौन सा बढ़िया है? तो उस समय एसडी का दरकार है। तो एसडी मान लो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो हम लोग लोअर एसडी प्रेफर करेंगे। कौन सा प्रेफर करेंगे? लोअर एसडी इज प्रेफर्ड, 5% प्रेफर किया जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 5% विल बी प्रेफर्ड। और उसी तरह से अगर हम आपको दूसरा सिनेरियो बना के दें जहाँ पर यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 5% है और यहाँ पे 8% है, तो कौन सा प्रेफर हो जाएगा? जहाँ लोअर है वो प्रेफर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा एक सिनेरियो बना के दें, मान लो यहाँ पे 5% है रिस्क, ठीक है, यहाँ पे 5% है रिस्क और यहाँ पे भी 5% ही है, बट रिटर्न यहाँ पे 12% है। तो बोलो कौन सा प्रेफर करोगे? रिटर्न और एसडी, बोलो कौन सा प्रेफर करोगे? सेकेंड केस में कौन सा प्रेफर करोगे? जिसमें एसडी दोनों में सेम है तो जिसका रिटर्न ज़्यादा है वो प्रेफर हो जाएगा, ठीक है। एसडी अगर सेम है तो ज़्यादा रिटर्न, एसडी अगर अलग है रिटर्न सेम है तो कम एसडी। और मानो एक सिनेरियो कि रिटर्न हम लोगों का, ये थर्ड सिनेरियो, रिटर्न हम लोगों का यहाँ पे 10 है और एसडी जो है वो यहाँ पे 8 है और ये रिटर्न जो है 15 है और एसडी जो है 10 है। अब कैसे डिसाइड करोगे बताओ? तो इस केस में रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, तो फिर अब चूज नहीं कर पा रहे। जैसे रिटर्न सेम है तो लो एसडी, एसडी सेम है तो हाई रिटर्न। लेकिन अगर रिटर्न और एसडी चेंज हो रहा है तो क्या करें? तो उस समय हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आता है? एसडी बाई मीन, देखो यहाँ बगल में लिखा हुआ है एसडी बाई मीन। एसडी बाई मीन मतलब एवरेज रिटर्न। अभी यहाँ पे रिटर्न को मीन बोलेंगे तो यहाँ आ रहा है 0.8, 8/10 करके और 10/15 करके यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.66। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहाँ लोअर है वो बेटर है, लोअर इज बेटर, तो यही बेटर है, लोअर इज बेटर। 0.8 और 0.66 को आप कंपेयर करके देखोगे तो समझ में आएगा आपको लोअर इज बेटर। गॉट इट? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? हाँ, इज द कंसेप्ट क्लियर टू यू? यस, वेरी नाइस। तो अब इसके सारे सम्स आपसे बन जाने चाहिए। जो भी सम्स आपने मार्क किए हुए एक बार उसको जाके देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए, वेरी नाइस।